पहले शादी कर ली, फिर तलाक ले लो, पति से 1 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ की एलिमनी मांग लो और इसके बाद जब पति की तरफ से इनकार हो तो उसे मरवा दो। शादी ना हो गया, कोई बिजनेस हो गया। मंजीत मिश्रा हत्याकांड गाजियाबाद का ये वो केस है जो मैं आज आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कैसे एक महिला और उसका भाई अपने ही जीजा और एक महिला अपने ही पति का कत्ल करवा सकती है, क्योंकि इसलिए उसे 1 करोड़ रुपए अपने पति से एलिमनी चाहिए थी। हमारे सामने मरना चाहिए, अभी हमारे सामने मरना चाहिए। मेरा एक ही बेटा था, मार दिया। मेरा पति भी अगले साल वही मार दिया। हम चाहते हैं हमारे सामने मरना चाहिए, हमारे सामने गोली मारना चाहिए उसको। नहीं, ये योगी सरकार तो नहीं होगा तो हम दोनों माँ बेटी को मार दे। आप अपनी स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर देख रहे हैं। इनका नाम है मंजीत मिश्रा, उम्र 29 साल। ये बैंक डेटा मैनेजर हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। इनकी माँ, इनकी बहन इनके साथ रहती हैं, लेकिन 21 तारीख को यानी शुक्रवार को सुबह सुबह इनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। होता दरअसल ये है कि जब काम पर जाने के लिए मंजीत अपने घर से बैंक की तरफ निकलता है, वो अपने बैंक से कुछ ही दूर पर होता है कि करीब 8:30 बजे के आसपास 2 बदमाश जो बाइक पर बैठे होते हैं वो इनकी कार को टक्कर मारते हैं और जैसे ही कार को टक्कर लगती है, मंजीत बाहर निकलकर देखने की कोशिश करते हैं, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। इनके सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी जाती हैं और इसके बाद जो बदमाश हैं वो फरार हो जाते हैं। अब आसपास के लोग जब ये मंजर देखते हैं, ये वारदात होती देखते हैं, फौरन मंजीत के पास आते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अस्पताल पहुंचते हुए ही जो मंजीत है उनकी मौत हो जाती है। मंजीत मिश्रा इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और इसके बाद पुलिस सीधे तौर पर पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर शख्स कौन है, उनके परिवार का नंबर क्या है। जब तक पुलिस ये सारी छानबीन कर रही होती है तभी तक जो मंजीत की सिस्टर हैं वो उन्हें कॉल करती हैं, अपने भैया को, और जैसे वो कॉल करती हैं वो फ़ोन कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले उठाते हैं। अब जो बहन है वो पूछती है कि भैया को क्या हुआ, वो कहाँ पर हैं, तो पुलिस वाले कुछ ज़्यादा नहीं बताते, बोलते हैं कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आप फटाफट इस हॉस्पिटल में आ जाइए। अब ऐसे में जो परिवार था पूरी तरीके से घबरा गया था, लेकिन जैसे ही जो परिवार है वो अस्पताल पहुंचता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनका बेटा, एक माँ का बेटा उससे छिन गया था और जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो कहानी तो कुछ और ही निकल कर आती है। कहानी में पता लगता है कि इस पूरे केस के पीछे, इस पूरी वारदात के पीछे एक साला है और एक बीवी है। एक साले ने कैसे अपनी बहन को दुखी देखकर अपनी बहन के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे, जब नहीं मिले तो पूरी हत्या की जो प्लानिंग है वो रचता है और इस मर्डर को प्लान करता है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे होती है तो मैं आपको बताऊं कि जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है दिल्ली का, इसी यूनिवर्सिटी से जो मंजीत हैं और उनकी जो बीवी है मेघा राठौर, ये पढ़ाई कर रहे थे और 2017 में इनकी मुलाकात होती है। इन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती हो जाने के बाद ये प्यार में तब्दील हो जाती है। अब होता दरअसल ये है कि जो मंजीत है उसके परिवार वाले तो मान जाते हैं, लेकिन मेघा, उसके परिवार वाले नहीं मानते क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी। जो मंजीत हैं वो ब्राह्मण हैं, मंजीत मिश्रा, और साथ ही साथ जो मेघा राठौर हैं वो राजपूत हैं। अब परिवार जब नहीं मानता मेघा का, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर मेघा और मंजीत एक दूसरे से शादी करते हैं। नई बहू घर में आती है, सास ससुर सब स्वागत करते हैं, लेकिन 15 दिन बाद ही जो मेघा के ससुर जी हैं यानी मंजीत के जो पिताजी थे, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसके बाद ससुराल वाले मेघा को इसका जिम्मेदार बताते हैं। मेघा पे कई सारे आरोप लगते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर लगातार जो है डिस्टर्बेंस फैमिली में पैदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो खराब होने लगती है। अब जो रिलेशन की बात आई, जो इंटरकास्ट की बात आई, वो कैसे आई, तो एक बार आप बहन की पूरी चीजें सुनिए। जो बहन है मंजीत की, वो इस पूरे केस में क्या बता रही हैं। वो घर से निकले थे सुबह 8 बजे। उनका ऑफिस है योटा नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा में, वेस्ट में। सुबह घर से 8 बजे निकले। हमने उनको 8:50 पे कॉल किया क्योंकि वो 40-45 मिनट्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। तो मम्मी ने मुझे तुरंत उठाया। मैंने पापा के फोन से उसका लोकेशन ट्रैक किया तो न्यू मेड हॉस्पिटल आ रहा था। मुझे लगा शायद गलत लोकेशन होगा, कुछ गड़बड़ होगा जीपीएस का। मैंने 2-3 बार फिर से कॉल किया। तीसरी कॉल पे एक पुलिस ने कॉल उठाया, बोले मैम आप इनके कॉल लगते हो, आप कहाँ पे हो, आप यहाँ आ जाओ। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उनसे पूछा वो ठीक है क्या हुआ, बोले नहीं आप यहाँ आ जाओ। फिर मैंने न्यू मेड हॉस्पिटल कॉल किया। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता, इमरजेंसी में एक पेशेंट आए हैं जो कि डेड है। जब हम हॉस्पिटल गए तो हम मुझे लगा शायद एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, डेटा सेंटर है तो होता रहता है।
लेकिन जब मैंने गाड़ी की फोटोज देखी तो उसकी कार एकदम ठीक है, और फिर पता चला कि उसको यहाँ पे गोली मार दी गई। उसकी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग से पता चला है कि पहले उसकी गाड़ी को ठोका गया है, घर से उसको फॉलो किया गया है, फिर उसकी गाड़ी को एकदम ग्रेटर नोएडा के पास उसके ऑफिस से 100 मीटर की दूर जहाँ पे कोई कैमरा नहीं है वहां पे उसकी गाड़ी को ठोका गया है, फिर बाहर निशान दिखाने के बहाने बाहर लाया गया और तब जाके उसको यहाँ पे गोली मार दी है। शायद 2 गोली लगी है, ये पता नहीं मुझे भी अभी। और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लोग हैं क्या, जानते हैं आप, क्या कोई दुश्मनी है? उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी ऐसे, बस एक चीज थी कि लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मेघा राठौड़ से। 8 साल से उनका रिलेशनशिप था, लव मैरिज था। हमारी तरफ से हमारे घर पे सबको पता था, पर उन्होंने अपने घर पे आधे लोगों को झूठ बोला था, अपने फादर को और अपने शायद कुछ भाई बहनों को भी, क्योंकि उनके 5-6 भाई बहन है वो लोग। तो उसके बाद से सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता था कि हम बिहार में जाके सेटल, हम बिहार से हैं, वो लोग दिल्ली से, तो उन्हें लगा था हम बिहार जाके सेटल हो जाएंगे, हम दहेज के लिए उत्पीड़न करेंगे, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर वो प्रेशर बनाने लगे कि मुझे तुमसे तुम्हारे साथ अलग रहना है। तो मेरे फादर की डेथ हो गई शादी के 2 हफ्ते बाद, लेकिन फिर भी वो अलग जाके रहने लगे। उन्होंने डिमांड कर दी कि नहीं मुझे अलग ही रहना है, वो अलग रहने लगे। लेकिन 20 जून तक आते आते उन्होंने अलग रहने में भी उनको प्रॉब्लम थी कि अलग तो रह रहे हैं, लेकिन मम्मी और बहन से बात क्यों करते हो, क्यों किसी को कॉल करते हो, क्यों मिलने जाते हो। उन्होंने वो मिलना भी बंद करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई, बोली मेरी मम्मी का बर्थडे है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। हमारे घर पे सीधा मेंटेनेंस का नोटिस आ गया। लगता क्या क्या वजह रही पीछे? सर यही वजह थी क्योंकि हम बिहार के ब्राह्मण हैं और वो है राठौड़, तो उनके हिसाब से हम जो है एक तो लोअर क्लास है और लोअर कास्ट है। उनके हिसाब से उनको लगता था कि हमारी जाति उनके हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोला था कि हम परिहार हैं। तो उन्होंने हमें मना किया था कि आप शादी में मैथिली में मत बोलना, आप रिश्तेदारों को मत बुलाना, सारी चीजें हमको कही गई थी। कार्ड पे हमारा नाम उन्होंने गलत लिया था, पंडित जी के सामने जो फेरे हो रहे थे उसमें उन्होंने गलत नाम लिया था। तो फिलहाल पत्नी कहाँ रह रही थी उनकी? फिलहाल उनकी पत्नी 20 जून से अपने घर पे रह रही थी और इनका मीडिएशन चल रहा था कोर्ट में। पुलिस से बात हुई होगी, पुलिस ने क्या कुछ बताया है? अभी तो हमें यही बताया गया है कि उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, शायद कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं। क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि जो भी है वो सामने आया, वो कबूल करे उन्होंने ऐसा क्यों किया है। कोई दुश्मनी थी तो बोलते, कोई चीज नहीं पसंद आ रही थी, वो सब कुछ तो कर रहा था, अलग भी रह रहा था, हम लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं रहा था। अगर इतना प्रॉब्लम था, सारी चीजें थी, तो वो लीगली उस चीज को सॉल्व करते, क्योंकि उन्होंने लीगली हमारे खिलाफ 3-4 जगह केस किए हैं। कभी हरियाणा जाके करते हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी सीमापुरी में, कभी कड़कड़डूमा में, हर जगह तो हम जाके केस ही लड़ रहे हैं। उसके बाद इस चीज की क्या जरूरत थी करने की। वो हमारे घर आए तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं करने दूंगा। मेरे भाई को बोला था तेरी नौकरी खा जाऊंगा, तुझे मार डालूंगा, तुम्हारा खानदान खत्म कर दूंगा। 1 जून को इन्होंने ये बात कही थी, 1 साल नहीं हुआ इस बीच को बात को। सही में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे फादर नहीं है, मेरा ब्रदर नहीं है, मारा भी तो उसको ऐसे मारा है, डांट देते, डरा देते, धमका देते। कोई ऐसे मारता है क्या किसी को? छोटा सा बच्चा डर गया होगा कितना। तो मंजीत की बहन का साफ तौर पर कहना है कि जो मेघा के ससुराल, माफ करिएगा, मेघा की जो फैमिली थी, मेघा के जो माता पिता थे, उनको लगता था कि लड़का बैंक में जॉब करता है, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। इसके अलावा जो लड़का है वो अलग कास्ट का है, वो ब्राह्मण है, और उन्हें लगता था कि ब्राह्मण नीची कास्ट है और ब्राह्मण हमसे नीचे हैं और मेरी बेटी उससे प्यार क्यों करती है। और ये चीज़ें लगातार जो है फैमिली में तनाव का कारण बन रहे थे। और मेघा की और जो मंजीत है उनकी बहन का साफ तौर पर यह भी कहना है कि इसमें पूरी तरीके से भाभी और उनके भाई का हाथ है। अब ये सारी कहानी निकलने के बाद जब पुलिस यहाँ तक पहुँचती है, एक महिला का यानी मेघा का एंगल सामने आता है, उसके साले का एंगल सामने आता है, तब पुलिस 3 टीमें बनाती है, जांच लगाई जाती है, 100 सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। इस पूरी वारदात को सॉल्व करने के लिए 100 सीसीटीवी को पुलिस खंगालती है। जिस जगह ये वारदात हुई वहाँ से लेकर जब घर से जो मंजीत है निकला वहां तक के सारे सीसीटीवी चेक करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि 2 बाइक सवार लगातार मंजीत की कार को फॉलो कर रहे थे और जैसे उन्हें मौका मिलता है वो गोलियां चला देते हैं। अब पुलिस को पकड़ना था आरोपियों को, क्योंकि इसमें सामने आया, बीवी की बात सामने आई, भाई की बात सामने आई, तो पुलिस के लिए पूरी कहानी जानना बहुत ज़रूरी था। पुलिस को ये समझना था कि आखिर ऐसा में क्या हुआ कि एक बीवी अपने पति का कत्ल करवा दे, एक साला अपने जीजा को मारने पर उतारू हो जाए। तब जो घर वालों से पूछताछ होती है उसमें सामने निकल कर आता है कि अक्सर जो मेघा है वो लड़ती थी मंजीत के साथ, लगातार उनकी लड़ाइयाँ होती थी।
अगर मैं आपको इनकी शादी की बात बताऊं तो 28 जनवरी 2024 को इनकी शादी हुई थी और जून 2024 को ही जो मंजीत है वो अपनी बीवी को वापस उसके घर छोड़ आता है, ये बोलकर कि मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊंगा। दरअसल होता यह है कि घर में कलेश होने लगते हैं। जो मेघा है वो अक्सर अपने ससुराल वालों से लड़ती, मंजीत के साथ उसकी नहीं बन रही थी, लगातार लड़ाइयाँ होती जा रही थी। इसके बाद जून को 2024 को मंजीत उसे उसके घर यानी उसके मायके छोड़कर आता है, ये बोलकर कि मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा, लेकिन वापस लेने नहीं आता। अब इसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचता है, सेटलमेंट के लिए बातें जाती है, कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए दो। इस पर जो परिवार है वो साफ तौर पर इनकार कर देता है कि हम एलिमनी के 1 भी रुपए नहीं देंगे। तलाक तक बात जब पहुंच जाती है, एलिमनी की डिमांड भी होती है, 1 करोड़ की बात सामने आती है, तब परिवार वाले मना कर देते हैं कि हम बिल्कुल 1 करोड़ नहीं दे सकते। मंजीत भी अपने साले और अपनी पत्नी के खिलाफ गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो बताता है कि लगातार ये लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। बात सेटलमेंट तक पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले ये पूरी वारदात हो जाती है। होता कुछ ऐसा है कि जो मंजीत मिश्रा का साला है सचिन राठौर, वो जब अपनी बहन की हालत देखता कि वो अब अकेले रह रही है, उसका कोई जीवन साथी नहीं है, वो अपने मायके में पड़ी हुई है, तब उसे बुरा लगता। उसकी बहन वो अपनी बहन को उदास देखता तो उसे लगा हो ना हो मुझे अपने जीजा का कत्ल करवा देना चाहिए, मुझे अपने जीजा का मर्डर करवा देना चाहिए। और इसीलिए वो प्रमोद नाम के एक लड़के को बोलता है कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, 15 लाख दूंगा, जब काम हो जाएगा तुम शूटर हायर करो और मुझे इस शख्स का कत्ल करवाना है, यानी मंजीत मिश्रा का कत्ल करवाना है। और पूरी वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। ये बाकायदा जब डिसाइड करते हैं कि हमें कब कत्ल करना है, उससे पहले रेकी करते हैं। 3-4 दिन तक फॉलो किया जाता है मंजीत मिश्रा को कि कब वो घर से निकल रहे हैं, कहाँ हम आराम से उन्हें मार सकते हैं, कब वो गाड़ी से निकलते हैं। इसके अलावा पास के एक होटल में रुके थे ताकि इस वारदात को अंजाम देने में आसानी रहे। और जब पुलिस को पूरी केस समझ में आता है, सीसीटीवी के जरिए वो सचिन और एक जो शूटर था उसको देख लेते हैं, तो उन्हें पूरी कहानी समझ में आ जाती है। इसके बाद जो सचिन है वो पुलिस की गिरफ्त में है, एक लड़का और पुलिस की गिरफ्त में है, एक अभी फरार है, उससे पुलिस को पकड़ना है। उस पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। और जो परिवार है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि इसमें जो मंजीत मिश्रा है उनकी बीवी का भी हाथ है। जब उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। हालांकि पुलिस को अब ऑडियो कॉल जो होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, उसके जरिए कि जो महिला है, जो वाइफ थी मंजीत की, मेघा राठौर, वो क्या सोच रही थी, उनके परिवार वाले क्या सोच रहे थे, वो क्या बात करती थी, क्या उन्होंने परिवार में किसी को धमकी दी, कॉल पर उनकी मंजीत से कैसी बात होती थी, ये सारा डेटा निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। और इसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या इस हत्याकांड में बीवी पूरी तरीके से शामिल है या सिर्फ उसने अपने भाई को कमांड किया था कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरे पति के साथ कुछ गलत करो। इस पूरे केस को सुलझाने के पीछे अब पुलिस लग गई है, क्योंकि पुलिस को ये तो समझ में आ गया है कि एक औरत ने जब एलिमनी मांगी डिवोर्स के लिए तब वो नहीं मिल पाई। इसी से जो साला था, यानी जो उसका भाई था पत्नी का, वो चिढ़ गया, उसने अपने जीजा का कत्ल करवा दिया। लेकिन ये वारदात बेहद विभत्स है। अगर आप इसका एक छोटा सा मैसेज समझना चाहें कि देखिए, अगर इसमें सच में यही निकल कर आता है कि पत्नी ने भी इस पूरे केस में शामिल थी, उसको एलिमनी चाहिए थी, उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो एक तरीके से आप ये समझिए आजकल अगर आप डिवोर्स के केसेस सुन रहे होंगे, इवन सेलिब्रिटीज के भी केसेस सुन रहे होंगे, तो एलिमनी की कई बार बात आती है। तो ये देखकर ऐसा ही लगता है कि शादी को क्या बिजनेस बना लिया गया है, और बिल्कुल ही आसान बिजनेस कि आपने की, 2 साल के अंदर आपको उसका बम्पर रिटर्न मिल गया। आपने शादी की, डिवोर्स दिया, फिर एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ मांग लिए, 6 करोड़ मांग लिए, जो कि आप सोचो तो आप 2 साल में कमा भी नहीं पाओगे। आप किसी बिजनेस में लगाओगे, आपका घाटा हो जाएगा। तो क्या इस तरह से लोग ये सोच के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ पर अगर दोनों पति पत्नी में नहीं बन रही थी, जिस तरह से सचिन राठौर का नाम सामने आया, यानी ये तो शामिल है कि लड़की के परिवार वाले इसमें शामिल थे, अपने जीजा का कत्ल करवाने वाला एक साला ही है, तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अगर आपके परिवार में कोई मतभेद था, बातें सही नहीं बन रही थी, पति पत्नी में विवाद था, दोनों अलग हो जाते। यहाँ पर एलिमनी मांगना, फिर हत्या करवा देना, ये बहुत ही विभत्स है। चलते चलते मैं आपको उस माँ का दर्द भी सुनाती हूँ कि वो कैसे करा रही हैं। वो बस ये कह रही हैं कि उनके पास उनका पति भी नहीं है, उनका बेटा भी छीन लिया गया। अब वो किसके सहारे जिएंगी, किसके लिए जिएंगी? और वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ से भी वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। वो माँ बार बार यही कह रही है कि उन्हें मेरे सामने, यानी जो उनके बेटे के कातिल हैं, उन्हें उनके सामने ही मारा जाए, और अगर योगी जी से नहीं होता है तो वो मुझे और मेरी बेटी को भी मार दे। एक बार आप उस माँ का दर्द भी सुनिए। हम चाहते हैं हमारे सामने मरना चाहिए, हमारे सामने गोली मारना चाहिए उसको। नहीं, ये योगी सरकार तो नहीं होगा तो हम दोनों माँ बेटी को मार दे।